एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल फार्मेसी एजुकेशन CR7 में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे टाइप ऑफ सपोजिटिव बेसिस के बारे में। ये कितने टाइप्स के होते हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर्स में हमने सपोजिटिव्स के एडवांटेज, डिसएडवांटेज और उसकी डेफिनेशन और टाइप ऑफ सपोजिटिव्स के बारे में हमने बात की रही थी। अगर वो आप वीडियो नहीं देखे हो तो वीडियो को देख लीजिएगा। उसके जो लिंक है मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा। आप वहां से जो है सारे लेक्चर, फार्मास्यूटिक्स के जितने भी लेक्चर है आप वहां से जो है देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें आपके टाइप ऑफ सपोजिटिव बेसिस के बारे में। तो आपकी जो फार्मास्यूटिक्स की में जो सपोजिटिव की फॉर्मुलेशंस है, ठीक है फ्रेंड्स, उसमें आपको 4 टाइप्स बेसिस का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो उनके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें आपकी सपोजिटिव बेसिस की। तो आपकी जो सपोजिटिव बेसिस है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी सपोजिटिव प्रिपरेशन में। ठीक है, अब ये क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये जो आपकी सपोजिटिव की शेप होती है उसको मेंटेन करके रखते हैं और उसकी सॉलिडिटी को मेंटेन करते हैं। और जब आप इसको इंसर्ट करते हो बॉडी के अंदर, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, वहां पर सुटेबल होते हैं। ठीक है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में नहीं होते, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, इसलिए हम इसको इजीली जो है बॉडी के अंदर जो है डाल सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर ये मेल्ट होते हैं और अपना जो भी इफेक्ट होता है, थेरापेटिक इफेक्ट होता है, उसको ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सपोजिटिव बेसिस के बारे में। तो आपको 4 टाइप्स के सपोजिटिव बेसिस देखने को मिलते हैं, जिसमें से सबसे जो पहला है वो आपका है ओलेजिनियस, या जिसे हम फैटी बेसिस के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में आपका एक्वस बेसिस है, यानी कि वाटर सोलुबल बेसिस भी हम इसको कह सकते हैं। और तीसरा जो बेस है आपका सिंथेटिक फैट्स। ठीक है, और चौथा आपका बेस है इमल्सिफाइंग बेसिस। ठीक है, तो इन चारों के बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी ओलेजिनियस बेसिस। तो इसको हमने जो है 4 कैटेगरीज में जो है डिवाइडेड किया जाता है, लेकिन हम इसमें 2 ही कैटेगरीज के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें आपका कोका बटर सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है इसकी, जिसे हम थियोब्रोमा ऑयल भी कहते हैं। ठीक है, तो कोका बटर में से हमेशा जो क्वेश्चन आता है, अगर आपको ओलेजिनियस बेसिस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप इन दोनों के बारे में लिखते हैं। ठीक है, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोका बटर का ही है। ठीक है, दूसरा इसका जो बेस है वो है इमल्सिफाइंग थियोब्रोमा ऑयल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोका बटर ऑयल। ठीक है, तो कोका बटर ऑयल जिसे हम कहते हैं थियोब्रोमा ऑयल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो अपीरियंस होता है वो कैसा होता है, येलोविश व्हाइट सॉलिड होता है। ठीक है, और ये कहाँ से हमें प्राप्त होता है, ये थियोब्रोमा कोका की जो सीड्स होते हैं, यानी कि बीज होते हैं, उनसे जो है ये प्राप्त होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कुछ बटर लाइक कंसिस्टेंसी होती है, जिसके कारण इसे थियोब्रोमा कोका यानी कोका बटर भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें चॉकलेट लाइक ऑर्डर होता है। ठीक है, यानी कि चॉकलेट लाइट ऑर्डर होता है, इस कारण इसको थियोब्रोमा कोका ऑर्डर बटर के नाम से जो है जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसके मिक्सचर की बात करें तो इसमें थियोब्रोमा कोका में कौन कौन सा मिक्सचर जो हमें देखने को मिलता है, तो इसमें ग्लिसराइल एस्टर देखने को मिलता है, पल्माइटिक एसिड एंड ऑयलिक एसिड एंड अदर फैटी एसिड्स का जो मिक्सचर है, ठीक है, इसके अंदर जो है मिक्सिंग होता है, यानी कि इन मिक्सर से मिलकर ये जो है बना होता है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें अगर इसका उपयोग हम किस प्रकार की सपोजिटिव्स के लिए यूज करते हैं, जो आपकी रेक्टल सपोजिटिव, जिसे हम रेक्टम के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अगर आपने उसका एग्जांपल नहीं देखा है, जैसे आपका ग्लिसरोजिलेटिन सपोजिटिव, ठीक है, जिसका हम एक प्रकार से लैक्सेटिव के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो रेक्टल जो सपोजिटिव्स होती है उनकी प्रिपरेशन में इस बेस का काफी यूज किया जाता है। ठीक है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो उसका जो लिंक है मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से जो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये सॉलिड होते हैं आपके रूम टेम्परेचर पर, और आपका जो रूम टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। ठीक है, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर ये सॉलिड है तो आपका जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी टेम्परेचर होता है, तो वहां पर ये जो है जैसे आप इंसर्ट करते हो सपोजिटिव को, तो वहां पर जो ये बेस पिघल जाते हैं। ठीक है, और पिघल कर अपना जो है थेरापेटिक इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसके डिसएडवांटेज देखें कोका बटर के, तो इसमें सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है, सबसे मोस्ट पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी आप कोका बटर को हीट करते हो, ठीक है, अगर आपने मान लीजिए कोका बटर को ओवर हीटेड कर दिया तो वो कुछ फॉर्म्स प्रोड्यूस करता है, जैसे कि अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अगर हमारा कोका बटर बीटा फॉर्म प्रोड्यूस कर रहा है तो इससे हमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, यानी कि जो हमारी स्टेबिलिटी होती है बेस की वो सेम रहती है। ठीक है, तो वो हमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। लेकिन जो आपकी अल्फा और गामा फॉर्म है वो क्या होती है, अनस्टेबल फॉर्म होती है, जो इसकी स्टेबिलिटी को खराब कर देती है। ठीक है, और क्या क्या करने लगती है, सॉलिडिफिकेशन की प्रॉब्लम शो करती है। ठीक है, अब ये सॉलिडिफिकेशन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो कोका बटर फॉर्म डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म, यानी कि डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग एंड रेट ऑफ कूलिंग। जितना आप इसको जिस रेट से इसको कूल करते जाओगे या जिस रेट से आप इसको ओवर हीटिंग करते जाओगे, ठीक है, तो ये डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और इसके अलावा ये जो है मेल्ट हो जाता है
नॉट मोर देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है कम के तापमान पर इसे हमें मेल्ट किया जा सकता है। इफ मेल्टेड एट नॉट मोर देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम के तापमान पर इसे मेल्ट नहीं किया जा सकता, मेल्ट हो जाता है, ठीक है। और स्लोली कूल्ड, और इसको कूल करने पर ये क्या है, इट फॉर्म बीटा क्रिस्टल बनाता है, स्टेबल बीटा क्रिस्टल बनाता है, ठीक है। जैसे आप इसको स्लोली कूल्ड करते हो, ठीक है, यानी कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड के जो टेम्परेचर से कम तापमान पर अगर आप इसको मेल्ट करते हो और कूल करते हो तो ये आपकी बीटा स्टेबल फॉर्म प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यानी कि आपने ओवर हीटिंग इसको नहीं किया है, तो बीटा स्टेबल फॉर्म करेगी। तो इस फॉर्म से हमें कोई भी डिसएडवांटेज नहीं मिलता इसका, या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती आपकी सपोजिटिव प्रिपरेशन पे। लेकिन जो आपकी अल्फा और गामा फॉर्म जो होती है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि ये अनस्टेबल फॉर्म होती हैं, जो क्या करती हैं, ओवरहीट करते ही, जो आप कोको बटर को जब ओवरहीटेड करते हो तो ये गामा और जो अल्फा क्रिस्टल प्रोड्यूस करेंगे, और आज जब आप इसको कूलिंग करते हो इसको, ठीक है, तो ये बीटा क्रिस्टल की बजाय किसमें चेंज हो जाती है, आपकी जो है सोल्डिफिकेशन की जो प्रॉब्लम वहां पर शो करने लगती है, ठीक है, ठीक है। और ये क्या होती है, रूम टेम्परेचर पर क्या होती है, सॉलिड जो आपको नहीं देखने को मिलती, ठीक है। तो विच मेल्ट एट अबाउट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो दिस अनस्टेबल फॉर्म वंस फॉर्मेड में क्रिएट ए प्रॉब्लम सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जो आपकी कोका बटर अगर बीटा फॉर्म प्रोड्यूस कर रही है तो सॉलिड होगी आपकी रूम टेम्परेचर पर, तो उसकी स्टेबिलिटी है बेस की मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर आपकी गामा और अल्फा फॉर्म प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो ये अनस्टेबल फॉर्म होती है जो आपकी स्टेबिलिटी को खराब कर देगा। यानी कि जो आपका सपोजिटी है वो सॉलिड रूम टेम्परेचर पर सॉलिड नहीं होगा, यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यानी कि आप बॉडी के अंदर इसको यूज नहीं कर सकते हो, तो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, सॉलिडिफिकेशन क्रिएट करता है। अब ये सॉलिडिफिकेशन क्या होती है, मान लीजिए हमने कोई लिक्विड लिया और उसको सॉलिड में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो प्रोसेस है वो सॉलिडिफिकेशन होता है। तो यहाँ पर ये सॉलिडिफिकेशन प्रॉब्लम, यानी कि ये लिक्विड से सॉलिड में चेंज नहीं होगा रूम टेम्परेचर पर। और अगर आपका सपोजली रूम टेम्परेचर पर सॉलिड नहीं है तो उससे जो है हमें बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, यानी कि वो जो हमारी प्रिपरेशन है एक प्रकार से जो है खराब होती है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें इसका एक और अगर हम डिसएडवांटेज देखें तो इसमें लीकेज प्रॉब्लम की बहुत ज्यादा समस्या होती है आपकी सपोजिटरीज में, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने सपोजिटरीज को इंसर्ट किया है बॉडी के अंदर, तो वहां पर बॉडी पिघलेगी और तरल में चेंज होगी। तो तरल में चेंज होते ही क्या होता है, हमारी जो बॉडी कैविटी वहां से लीकेज, जैसे आपकी वेजाइनल हो गई और रेक्टल हो गई, ठीक है। जैसे आप रेक्टल और वेजाइनल रूट से सपोजिटरी को इंसर्ट करते हो तो वहां पर ये मेल्ट होने लगती है और द्रव फॉर्म में आते ही क्या होती है, वहां से बाहर आने लगती है। तो वहां पर जो थेरापेटिक इफेक्ट है सपोजिटरीज का वो पूरा नहीं मिल पाता, ठीक है, क्योंकि आधी जो ड्रग है आपकी शरीर में चली गई और बाकी जो है बाहर निकल गई, तो उतना इफेक्ट नहीं मिल पाता, तो ये लीकेज प्रॉब्लम की समस्या आती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी थियोब्रोमो ऑयल की, तो थियोब्रोमो ऑयल का उपयोग हम कब करते हैं फ्रेंड्स, थियोब्रोमो ऑयल का यूज हम तब करते हैं फ्रेंड्स जब क्या करते हैं, हमारी जो सपोजिटरीज की जो प्रिपरेशंस होती है, जब उसमें हम लार्ज क्वांटिटी में एक्वस सॉल्यूशन को ऐड कर देते हैं, तो वहां पर जो आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं सपोजिटरीज के, उनका जो डिफ्यूजन है वो लो होने लगता है, ठीक है। तो लो होने लगेगा तो थेरापेटिक इफेक्ट भी उनका क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि आपकी जो थियोब्रोमो ऑयल होती है, एमल्सिफाइड थियोब्रोमो ऑयल, उसको हम उसके अंदर ऐड कर देते हैं, जो क्या करती है आपकी जो मेडिसिनल एक्टिव एजेंट है उसके डिफ्यूजन को क्या कर देता है, क्या करते हैं, प्रमोट कर देता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो emulsified थियोब्रोमो ऑयल में बी यूज्ड एज ए बेस व्हेन द लार्ज क्वांटिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड, यानी कि लार्ज क्वांटिटी में हम क्या कर रहे हैं, हम एक्वस सॉल्यूशन को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी जो सपोजिटरीज हैं, ठीक है, incorporated into suppository and to promote the diffusion of active medicinal agent to surrounded the tissue, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है कि जो अगर मान लीजिए लार्ज क्वांटिटी में आप एक्वस सॉल्यूशन को ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो जो भी उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट है, ठीक है, तो उनका जो थेरापेटिक इफेक्ट होता है या डिफ्यूजन होता है वो लो होने लगता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप इसको ऐड कर देते हो जिससे उसका थेरापेटिक इफेक्ट भी बढ़ जाएगा और कहने का मतलब उसका डिफ्यूजन जो है काफी अच्छा प्रमोट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी सिचुएशन के लिए हम इसका ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये इसका अगर हम थियोब्रोमो ऑयल को अगर हम यूज करना है सपोजिटरी प्रिपरेशन में, तो ये क्या करता है, इसके जो सब्स्टिट्यूएंट एब्जॉर्प्शन है उसको भी क्या करता है, प्रमोट कर देता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये इसका क्या है, एक प्रकार से एडवांटेज है, ठीक है। तो इस काम के लिए हम एमल्सिफाइड थियोब्रोमो ऑयल का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि जब भी आप लार्ज क्वांटिटी में एक्वस सॉल्यूशन को ऐड करोगे तो वहां पर थियोब्रोमो ऑयल ही सबसे बेस्ट यूज जो आपका सपोजिटरी बेस है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम जैसे हमने कोका बटर में मिक्सिंग देखा था,
इसमें भी कुछ मिक्सचर होता है जिसके द्वारा हम जो है इमल्सिफाइड थियोब्रोमाओल को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम 5% ग्लिसराइल मोनोस्ट्रेट लेते हैं और 10% हमने लिनिटी वैक्स लिया और 2 से 3% एसिटाइल अल्कोहल और 4% हमने बेस वैक्स लिया, अगर इसको हम रिकमेंडेड करते हैं इमल्सिफाइड थियोब्रोमा ऑयल को प्रिपेयर करने के लिए, तो हमें जो है थियोब्रोमा ऑयल जो है ऑब्टेन हो जाएगी, यानी कि प्राप्त हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इसका फॉर्मूला है, इसके द्वारा हम जो है थियोब्रोमा ऑयल का प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके एक्वस बेसिस, दूसरा है आपका एक्वस बेसिस। हमने अभी तक जो है ओलिजिनियस बेसिस जिसमें हमने कोका बटर और दूसरा आपका इमल्सिफाइड थियोब्रोमा ऑयल, दोनों के बारे में हमने बात की, साथ ही उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या थे वो भी देखें। अब हम बात करेंगे एक्वस बेसिस की। तो वहां पर कोका बटर का हमने बात की, तो कोका बटर में कुछ डिसएडवांटेजेस थे, इसके कारण हमने कोका बटर को अब कैंसिल कर दिया और हम कहां पर पहुंचे आपके एक्वस बेसिस के बारे में, ठीक है। क्योंकि वहां ने भी जैसे आपने सपोजिटरी में कोका बटर को डाला तो कोका बटर ने कुछ डिसएडवांटेज प्रोड्यूस करे, हमारे सपोजिटरी प्रिपरेशन को खराब की जब आपने उसको ओवर हीटेड कर दिया। तो उसके अलावा जो दूसरा बेस यूज किया सपोजिटरी प्रिपरेशन में, वो हमने यूज किया एक्वस बेसिस, ठीक है। अभी एक्वस बेसिस क्या होता है, ये आपके वाटर सोलुबल और वाटर मिसिबल, जाहिर सी बात है एक्वस नाम से पता, एक्वस जिसमें पानी का क्या हो, मिक्सिंग हो, मिश्रण हो, ठीक है। तो नाम से पता तो ये वाटर सोलुबल भी होंगे, वाटर मिसिबल भी होंगे। तो इनमें भी आपको 3 टाइप्स के बेस देखने को मिलते हैं एक्वस बेसिस के, जिसमें सबसे पहले आपका ग्लिसरो जिलेटिन बेस, ठीक है। उसके बाद में आप मैक्रोगोल बेस आता है और सॉफ्ट ग्लिसरीन बेसिस, ये 3 बेस है जो आपके किसमें एक्वस बेसिस में आते हैं, ठीक है। तो इन बेसिस का किस प्रकार से रोल होता है आपकी सपोजिटरी प्रिपरेशन में, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें ग्लिसरो जिलेटिन बेस। तो इसमें नाम से पता चल रहा है ग्लिसरो जिलेटिन बेस, यानी कि ग्लिसरॉल से और आपका जो जिलेटिन है उससे मिलकर जो बेस प्रिपेयर किया जाता है उसमें उसे हम क्या कहते हैं, ग्लिसरो जिलेटिन बेस कहते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार देखते हैं। दिस इज द मिक्सचर ऑफ ग्लिसरॉल एंड वाटर, ठीक है, एंड अलोंग विद जिलेटिन। तो इसमें क्या होता है, ग्लिसरॉल का मिक्सिंग लेते हैं और वाटर के साथ हम क्या लेते हैं, जिलेटिन को लेते हैं, ठीक है। अब इसमें जो जिलेटिन होता है वो अपना कुछ रोल प्ले करता है, ठीक है, यानी कि आपका जो बेस है, स्टिफनेस है, वो किसके कारण है, आपकी जिलेटिन के कारण, यानी कि जिलेटिन जो बेस है आपका ग्लिसरो जिलेटिन बेस, उसको स्टिफनेस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो इसके लिए हम ग्लिसरो जिलेटिन बेस का यानी कि जिलेटिन का उपयोग करते हैं इस प्रिपरेशन के अंदर, ठीक है। और ये जो बेस होता है ये वेरी सुटेबल होता है आपकी वेजाइनल सपोजिटरी। हमने बात की आपकी कोका बटर सपोजिटरी, उसमें हमने देखा था कि आपका जो कोका बटर था वो रेक्टल सपोजिटरीज के लिए यूज कर रहे थे, लेकिन ये जो बेस होता है वो सुटेबल किसके लिए होता है, आपकी वेजाइनल सपोजिटरी। जब भी आप कोई वेजाइनल सपोजिटरी का प्रिपरेशन करते हो तो ज्यादातर इसी बेस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे आपकी ग्लिसरो जिलेटिन सपोजिटरी और आपकी बोरिक एसिड सपोजिटरी, इनके एग्जाम्पल मैंने पिछली वीडियो के लेक्चर में भी बताए थे फ्रेंड्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसका जो लिंक है मैं आई बटन में दे दूंगा लेक्चर का, आप वहां से जो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी जो ग्लिसरो जिलेटिन सपोजिटरी होती है फ्रेंड्स, एक प्रकार से लैक्सेटिव के रूप में कार्य करती है, ठीक है। अब ये लैक्सेटिव क्या होता है, जो आपकी कंस्टिपेशन को रिलीव करता है, ठीक है। तो ये वेजाइनल सपोजिटरीज के लिए क्या होते हैं, वेरी सुटेबल बेस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके डिसएडवांटेज की, अभी इस बेस के भी कुछ डिसएडवांटेज, जैसे आपने कोका बटर का प्रिपरेशन किया, कोका बटर का यूज किया सपोजिटरी प्रिपरेशन में, तो उसने कुछ अपने डिसएडवांटेज दिए। तो उसके बाद हमने एक्वस बेसिस का प्रयोग किया, क्या इसके भी कुछ डिसएडवांटेज है, तो यहाँ इसके भी कुछ डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो अब इसके क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है, यानी कि हाईली हाइग्रोस्कोपिक होता है, ठीक है। तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा आपकी सपोजिटरी प्रिपरेशन के अंदर, और डिफिकल्ट प्रिपेयर करना और हैंडल करना, और इसका एक खुद का फिजियोलॉजिकल एक्शन यानी कि लैक्सेटिव के रूप में काम करता है, ठीक है। इसलिए हम इसको सपोजिटरी प्रिपरेशन में यानी कि जो वेजाइनल सपोजिटरी है उसके लिए हम इस बेस का ज्यादातर जो है यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका भी अब कुछ डिसएडवांटेज आ गया, ठीक है। तो अब हमने इस बेस को भी क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया कि भाई हमें ये बेस भी हमको नहीं चाहिए। इसके अलावा हम कोई ऐसा बेस लाए जिसमें इसके जो हाइग्रोस्कोपिक ना हो और इसको हैंडल करना आसान हो, ठीक है, और उसका खुद का फिजियोलॉजिकल एक्शन नहीं हो, या फिर कोका बटर की तरह ओवर हिट करने पर जो है लैकिस प्रॉब्लम या अल्फा बीटा गामा प्रोड्यूस ना करे, ठीक है। तो हमने तीसरा बेस जो यूज करेंगे, ठीक है। तो ये तो शायद ग्लिसरो जिलेटिन की बात है, लेकिन इसमें भी शायद 3 बेस थे, हमने पढ़े थे 3 बेस थे ग्लिसरो जिलेटिन बेस। तो ये उसका पहला एग्जांपल था, पहला जो टॉपिक था उसका पहला यानी क्लासिफिकेशन का जो पहली कैटेगरी थी वो थी। तो दूसरी कैटेगरी के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है। तो मैक्रोगोल बेस, ठीक है। अब इसके भी क्या डिसएडवांटेज है, क्या है एडवांटेज है, इसका उपयोग हमने क्यों किया, तो ये एक सिंपल कार्बोवैक्सेस होते हैं, ठीक है, जो आपके पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीईजी, ठीक है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बाकी बेसिस की तुलना में ज्यादा होता है, तो इसको हमें कूल करने की तो आवश्यकता है ही नहीं, कूल स्टेरॉइड्स की इसको आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं,
ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इसका एडवांटेज एक प्रकार से, ठीक है। और ये डिजोल्व हो जाते हैं आपकी बॉडी फ्लूइड में और आपकी जो ड्रग है उसको स्लोली रिलीज करते हैं। अब ड्रग स्लोली रिलीज हुई है तो आपको जो ड्रग का थेरापेटिक इफेक्ट है वो लंबे समय तक मिलेगा, ठीक है। और ये सॉफ्टवेयर होते हैं, लेस ब्रिटाइल, यानी कि कम भंगूर की प्रकृति जो है इसके अंदर वो कम भंगूर क्या होता है, यानी कि टूटने लग जाती है, यानी कि दरार सी पड़ जाती है आपकी सपोर्टरी में, तो उसे हम कहते हैं लेस ब्रिटाइल होता है, ठीक है, यानी कि भंगूर होते हैं। और ये क्या होते हैं, सॉफ्टर होते हैं, ठीक है। तो ये इस बेस के कुछ एडवांटेज है, ठीक है। अगर हम इसके जो है तीसरा जो बेस है आपका वो है सॉफ्ट ग्लिसरीन बेस, ठीक है। ये आपका कौन से एक्वस बेसिस का ही जो है तीसरा कैटेगरी है जो किसका मिक्सिंग है, सोप एंड ग्लिसरीन का। अब ये बेस किस प्रकार से आपकी सपोजिटिव प्रिपरेशन के लिए सुटेबल है, तो ये सोप एंड ग्लिसरीन का मिक्सचर होता है, ठीक है। सोप का इसमें जो हमें यूज किया जाता है वो हार्डनिंग मटेरियल के रूप में यूज करते हैं। हमने ग्लिसरोजिलेटिन बेस में हमने देखा था कि हमने जिलेटिन का उपयोग कब किया था, सॉफ्टनेस प्रोवाइड कराने के लिए बेस को। लेकिन अगर आपका जो जिलेटिन काम नहीं कर रहा, यानी कि सॉफ्टनेस नहीं प्रोवाइड कर रहा है आपकी सपोजिटिव बेस को, तो उस सिचुएशन में हम सोप का उपयोग करते हैं इस बेस के अंदर, ठीक है। तो इस बेस में सोप का उपयोग हार्डनिंग मटेरियल के रूप में किया जाता है, ठीक है। और अगर इसके अलावा हम बात करते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। ये इसका एडवांटेज है, डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। और इनको क्या होता है, लुब्रिकेटिंग एजेंट की आवश्यकता होती है, ठीक है। जो अभी लुब्रिकेटिंग एजेंट क्या होता है कि आपकी जो सपोजिटिव प्रिपरेशन में जो सपोजिटिव मोल्ड यूज किया जाता है उसकी सरफेस को लुब्रिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, लुब्रिकेटिंग एजेंट का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें लुब्रिकेटिंग एजेंट की क्या होती है, आवश्यकता होती है आपकी जो सपोजिटिव की मोल्ड की जो कैविटी होती है उसको लुब्रिकेट करने के लिए, ठीक है। तो इसका भी कुछ डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है। यानी कि हमने कोका बटर देखा, यानी कि ऑयल जीनियस बेसिस देखा, उसका प्रयोग किया तो उसने कुछ डिसएडवांटेज दी हमारे सपोजिटिव के। तो फिर हम एक्वस बेसिस पे चले गए, तो एक्वस बेसिस से हमने 3 बेसिस के बारे में बात की, क्या वो सपोजिटिव प्रिपरेशन के लिए अच्छे बेस माने जाते हैं। तो उन्होंने भी अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज दिया, ठीक है। यानी कि उन्होंने भी क्या किया, हमें प्रॉब्लम क्रिएट की। कोई तो हाइग्रोस्कोपिक था, ठीक है, वाटर सोलुबल था, ठीक है, और खुद का फिजियोलॉजिकल एक्शन, यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की। तो हम तीसरा जो बेस आएगा अब हमारा वो आएगा आपका सिंथेटिक फैट्स। अब इस तीसरे बेस को हमने यूज कब किया, जब उन दोनों बेसों ने आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करी, तो हमने सपोजिटिव प्रिपरेशन के लिए इस बेस को चुना। क्या ये भी उनकी तुलना में बढ़िया है या खराब है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करें तो सिंथेटिक फैट है वो जो कब डेवलप किया जाता है, जबकि आपकी कोका बटर जब बहुत सारी कोका बटर ने क्या किया, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट की, तो उसकी तुलना में इस बेस को अच्छा मानकर इस बेस का उपयोग किया, ठीक है। तो सिंथेटिक फैट आर डेवलप्ड एज ए सपोजिटिव बेस टू रिमूव डिसएडवांटेज ऑफ कोका बटर, ठीक है। यानी कोका बटर ने क्या किया था, हमारे लैकिक प्रॉब्लम शो की थी, पॉलीमॉर्फिज्म शो किया था, तो उसके कारण हमने कोका बटर की जगह फिर एक्वस बेसिस को, फिर एक्वस के बाद में सिंथेटिक फैट्स का उपयोग किया, क्योंकि ये बेस उनकी तुलना में कई अच्छा है, ठीक है। तो इसके बेस के भी किस प्रकार से ये यूज किया जाता है आपकी सपोजिट की प्रिपरेशन में, उसके बात करते हैं। तो ये क्या होता है, ओनली नेचुरल फैट होता है जो सुटेबल प्रॉपर्टीज फॉर ए सपोजिट, यानी कि सपोज ये क्या होता है, नेचुरल है, ठीक है, नेचुरल बेस है, प्राकृतिक जो फैट है जो आपकी सपोजिटी की जो प्रिपरेशन है उसमें काफी सुटेबल होता है ये, ठीक है। और इसमें क्या होता है, मेनली सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसके अंदर ओवर द थियोब्रोमो ऑयल, यानी कि थियोब्रोमो ऑयल की तुलना में ये कई ज्यादा अच्छा बेस है आपकी सपोजिटिव प्रिपरेशन की तुलना में, ठीक है। अब ये किस प्रकार से अच्छा है उसके बारे में हम बात करते हैं। ये ओवर हीटिंग के द्वारा अनअफेक्टेड होता है। हमने वहां पर देखा था कोका बटर को हीट किया था तो उन्होंने अल्फा बीटा गामा प्रोड्यूस की थी, तो ये अनअफेक्टेड था आपकी ओवर हीटिंग के द्वारा, तो ठीक है। आपके मेल्टिंग पॉइंट में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। दे हैव गुड रेसिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, अगर ये ऑक्सीडेशन की क्रिया करेगा तो आपका प्रोडक्ट खराब नहीं होगा, तो ये ऑक्सीडेशन के विरुद्ध भी कार्य करता है। ऑन कूलिंग होने पर ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है सिग्निफिकेंटली, यानी सिकुड़ जाता है, तो ये भी इसका क्या है, एक प्रकार से एडवांटेज है, ठीक है। तो ये तीनों एडवांटेज है, यानी कि उनकी तुलना में कई अच्छा बेस है ये, ठीक है। और इसके अलावा इसमें क्या होता है, लुब्रिकेटिंग एजेंट की रिक्वायर्ड नहीं है। हमने क्या देखा था, जो आपका सॉफ्ट ग्लिसरीन बेस था उसमें हमने देखा था कि लुब्रिकेटिंग एजेंट हम यूज कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें हमने लुब्रिकेंट की आवश्यकता थी, ठीक है, लेकिन इसमें तो लुब्रिकेंट की भी आवश्यकता नहीं है, तो उससे अच्छा काफी बेस हुआ ये, ठीक है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता है, तो ये क्विकली सेटल हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन की जो प्रॉब्लम है वो क्या होती है, लो होती है वहां पर। अब ये सेडिमेंटेशन क्या होती है, मान लीजिए आपका कोई मिक्सचर है, ठीक है, उसमें अपने पार्टिकल्स आपके इंग्रेडिएंट है आपके सॉल्यूशन के अंदर, तो वो जो है जल्दी जल्दी आपके नीचे बॉटम के नीचे जो है जमा होने लग जाते हैं,
ठीक है, और प्रेसिपिटेट बना ले जाते हैं। तो ठीक है, तो यानी कि जो पार्टिकल्स का ऊपर से नीचे जमना, अगर ये तेज हो रहा है तो सेडिमेंटेशन हाई हो रहा है, अगर ये धीरे धीरे जम रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब सेडिमेंटेशन लो हो रहा है। तो सेडिमेंटेशन की प्रॉब्लम यहाँ पर क्या होगी, लो होगी। ठीक है, तो अब इसके भी कुछ डिसएडवांटेज दिए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसमें क्या डिसएडवांटेज है, ये क्या होता है, टर्न टू ब्रिटाइल। मान लीजिए आपने इसको प्रिपेयर किया और जल्दी से कूल कर दिया, तो ठीक है, तो ये क्या होता है, भंगूर हो जाता है। ठीक है, यानी कि दरार हो जाती है आपकी सपोजिटरी के अंदर। ठीक है, तो हम इसको किसमें यूज नहीं कर सकते, रेफ्रिजरेटर और आइस बाथ में इसका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हमने बात करी थी इसका जो मेल्टिंग पॉइंट था, सेटिंग पॉइंट, वो क्या था 3 डिग्री सेंटीग्रेड से भी क्या है, बहुत कम है। ठीक है, और आपका जो रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर का जो अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो उसका 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड आपका रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर है, जो इसके मेल्टिंग पॉइंट और सेटिंग पॉइंट से कई ज्यादा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या होता है, ब्रिटाइल हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की सिचुएशन को बचाने के लिए या तो हम इसको 3 डिग्री सेंटीग्रेड से कम के तापमान पर जो है कूल करें, ठीक है, ये इसको क्विकली कूल ना करें। ठीक है, तो ये इसका कुछ डिसएडवांटेज है। अब तीनों बेसिस ने कुछ अपने अपने डिसएडवांटेज दिया, सभी का हमने अपने प्रिपरेशन में यूज किया। ठीक है, तो अब जो हमने चौथा बेस यूज किया, क्या वो बेस इन सभी से अच्छा है? ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आपका जो चौथा बेस है वो इमल्सिफाइंग बेस, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेस। ठीक है, तीनों बेसिस की तुलना में अब ये बेस काफी अच्छा है, क्योंकि इसके इतने डिसएडवांटेज नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें वो सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएगी जो अदर बेसिस से कई ज्यादा अच्छी है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, प्रोप्रिएटरी सिंथेटिक बेसिस होते हैं। ठीक है, अब इसके प्रोप्रिएटरी सिंथेटिक बेसिस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी एक्सीलेंट क्वालिटीज होती है आपके सपोजिटरीज के लिए, प्रिपरेशंस के लिए, जो अदर बेसिस की तुलना में इसे काफी जो है अट्रैक्टिव बनाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, दे आर नॉट रेनिसिड, और क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, और दे डू नॉट एडहियर, ये किसी भी चीज का पालन नहीं करते। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद में अगर हम बात करें, दे आर नॉट इरिटेंट एंड दे अट्रैक्टिव अपीरियंस। ठीक है, कोई भी इरिटेंट नहीं करते ये। ठीक है, अपीरियंस इसका क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, दे हैव गुड वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, तो इसका उपयोग हम किसके लिए कर सकते हैं, ड्रग की प्रिपरेशंस के लिए, क्योंकि ड्रग की प्रिपरेशंस में कुछ ऐसे हम इंग्रेडिएंट डाल देते हैं जो क्या करते हैं, यानी कि जो मॉइस्चर है वो रिलीज करने लगते हैं। ठीक है, तो वहां पर ये अगर हम इस इंग्रेडिएंट का प्रयोग यानी कि इमल्सिफाइंग बेसिस का प्रयोग करेंगे, तो ये क्या होता है, वहां से एब्जॉर्ब को मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, आपकी जो ड्रग है उसको ड्राई फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो और दूसरा अगर हम बात करें इसका, देयर मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट अफेक्टेड बाय ओवर हीटिंग, यानी कि ओवर हीटिंग का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ओवर हीटिंग नहीं होगी। ठीक है, तो कोई भी अल्फा बीटा गामा प्रोड्यूस नहीं करेगा ये, तो ये उसके लिए काफी अच्छा जो है सपोजिटरी बेस है बाकी सपोजिटरी की तुलना में। ठीक है, अगर इसका हम 3 पॉपुलर ब्रांड है या फिर हम इसकी कैटेगरीज की बात करें, तो ये 3 प्रकार से होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि मार्केट में जो अवेलेबल होता है ये बेस, वो 3 नाम से अवेलेबल होता है। पहला आता है आपका वाइटअपसोल, दूसरा आपका मासा एस्टीरिनम, और तीसरा आपका मेसोपोल। ठीक है, इन तीनों नाम से जो आपको मार्केट में जो है अवेलेबल होता है ये बेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार फ्रेंड्स आपका जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको फार्मास्यूटिक्स का क्वेश्चन पेपर के बारे में नहीं पता है, और आपको पैटर्न नहीं पता किस प्रकार से फार्मास्यूटिक्स का क्वेश्चन पेपर आता है, तो उसका जो लिंक है मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से जो है लिंक देख लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से आपको जो है 13 मार्क्स की जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वहां पर एग्जाम में। ठीक है, मिनिमम 10 मार्क्स के तो इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहते हो क्वेश्चन पेपर, तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जो है आपकी जो फार्मेसी और क्वेश्चन पेपर है फार्मास्यूटिक्स का पिछली ईयर्स का, उसका जो है लिंक दे दूंगा, आप वहां से वीडियो देख लीजिएगा और चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।